तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में देखिए हम 20 जुलाई 2023 के सभी करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अग्रिम प्राधिकरण योजना किसके द्वारा लागू की गई? तो अग्रिम प्राधिकरण योजना मतलब एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम की अगर हम बात करें तो ये भारत के विदेश व्यापार महानिदेशालय के द्वारा हाल ही में शुरू की गई है। भारत के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा हाल ही में इस योजना की शुरुआत की गई है। अब अगर देखिए हम इस स्कीम की बात करें कि ये स्कीम क्या है, तो भारत में देखिए एडवांस ऑथराइजेशन और क्राइटेरिया सेटिंग प्रोसेस को ये सरल बनाकर भारत में जितने भी निर्यातक हैं उनके लिए टर्न अराउंड समय को काफ़ी कम कर देती है। टाइम कम होने से भारत में व्यापार प्रोसेस काफ़ी ईजी हो जाती है और ये भारत में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। ये एक्सपोर्टर के लिए नियमों के बोझ को कम करता है, जिससे ऑल ओवर देखिए निर्यात को बढ़ावा देने में काफ़ी सहायता ये प्रदान कर सकता है। तो इसलिए एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम जो है ये भारत के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा हाल ही में शुरू की गई है। इसका मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। यह भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाला एक कार्यालय है। यह भारत में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और विदेश व्यापार नीति को लागू करने के लिए एक बहुत ही जिम्मेदार संस्था है। तो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम को भारत के विदेश व्यापार महानिदेशालय के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है। यूपी सरकार द्वारा हाल ही में किसे यूपीईआरसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अब सबसे पहले तो ये बात आती है कि यूपीईआरसी एक्चुअल में है क्या। तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, जिसके हाल ही में देखिए नए अध्यक्ष अरविंद कुमार को नियुक्त किया गया है। तो पहले आंसर ले लेते हैं, आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अरविंद कुमार उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के हाल ही में नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनकी नियुक्ति देखिए इस पद पर 5 साल की अवधि के लिए की गई है, या तो 5 साल की अवधि तक या रिटायरमेंट की एज तक, मतलब 65 वर्ष की एज तक ये इस पद पर रहने वाले हैं। देखिए इस साल फरवरी 2023 में ही अरविंद कुमार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उद्योग सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था और अब अरविंद कुमार को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में किसके साथ मिलकर जस्ट आस्क चैटबॉट को लॉन्च किया है? तो जस्ट आस्क चैटबॉट जो कि हाल ही में एमपी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसे यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के सहयोग से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च किया है। तो आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। अब एक्चुअल में ये जो चैटबॉट है वो करता क्या है, इसका उपयोग क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, माइनर से एडल्ट होने लगते हैं, तो उनमें काफ़ी सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं। जैसे महिलाओं में मासिक धर्म आता है, इसके अलावा पुरुषों के शरीर में भी काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। इसके अलावा प्रजनन स्वास्थ्य, गर्भावस्था, परिवार नियोजन, लिंग पहचान या इसके अलावा जितने भी शारीरिक परिवर्तन हैं, इन सभी से संबंधित प्रश्नों का जवाब सभी व्यक्तियों को एक जगह पर अवेलेबल हो सके। उनके मन में जो भी क्यूरियोसिटी है, जो भी डर है, उनका समाधान उन्हें एक ही जगह पर मिल सके। इस उद्देश्य से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जस्ट आस्क चैटबॉट को हाल ही में लॉन्च किया है। एमपी गवर्नमेंट ने इस चैटबॉट को यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के सहयोग से मध्य प्रदेश में हाल ही में जारी किया है। चौचिन ग्राजिंग फेस्टिवल भारत के किस राज्य से संबंधित है? चौचिन ग्राजिंग फेस्टिवल को भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में हाल ही में मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में हाल ही में इस फेस्टिवल को, जिसे चाचिन ग्राजिंग फेस्टिवल या फिर चरवाहा महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में बनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में देखिए इस 3 दिवसीय उत्सव में भारतीय सेना ने स्थानीय लोगों का उत्साह बढ़ाया, उनके पशुओं की जाँच की और इसके अलावा पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए टीके भी लगाए, ताकि भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश के मूल निवासियों के साथ अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर सके। इस उद्देश्य से चाचिंग ग्राजिंग उत्सव भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में हाल ही में मनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है। पेमा खांडू यहाँ के चीफ मिनिस्टर के पद पर हैं और केवल्य त्रिविक्रम प्रणिक वर्तमान में यहाँ के गवर्नर के पद पर हैं। नाम थोड़ा सा टफ है, देख लीजिएगा। केवल्य प्रणिक नाम से भी इन्हें पुकारा जाता है। ये वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर के पद पर हैं। चाचिंग ग्राजिंग फेस्टिवल भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए पहले ये जान लेते हैं कि ये जो इंडेक्स है ये तैयार किया जाता है हेनले एंड पार्टनर्स नाम की एक संस्था के द्वारा। इस संस्था के द्वारा किसी भी देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है, इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। यहाँ पर पावरफुल का मतलब किसी भी देश के पासपोर्ट से कितने देशों में बिना वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल की यात्रा की जा सकती है, मतलब किसी भी देश का पासपोर्ट कितना ट्रस्टेबल है,
इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। 2023 में देखिए टोटल 103 रैंक इस इंडेक्स में तैयार की गई है, जिसमें भारत के पासपोर्ट को 80 रैंक दी गई है। आंसर सी हो जाएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 80 रही है। पिछले साल 2022 में भारत इस इंडेक्स में 87 नंबर पर था और अब पिछले साल की अपेक्षा भारत की रैंक में इस इंडेक्स में सुधार हुआ है और भारत की रैंक सुधरकर 80 नंबर पर आ गई है। इसका मतलब ये है कि भारत का पासपोर्ट पहले से ज्यादा शक्तिशाली हुआ है। भारत के पासपोर्ट से देखिए बिना वीजा के 57 देशों की यात्रा की जा सकती है। इस रिपोर्ट में सबसे पावरफुल पासपोर्ट सिंगापुर देश का है। सेकेंड नंबर पर संयुक्त रूप से जर्मनी, इटली और स्पेन का नाम आता है और तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग और स्वीडन का पासपोर्ट सबसे पावरफुल है। इस इंडेक्स में देखिए एक ही स्थान पर एक से ज्यादा देशों को भी रखा जा सकता है। तो पहले स्थान पर याद रखिएगा सिंगापुर है और दूसरे और तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से अलग अलग देशों को रखा गया है। अब बात आती है कि सबसे बेकार पासपोर्ट, मतलब इस रैंकिंग में सबसे निचले स्तर पर किस देश के पासपोर्ट को रखा गया है, तो यह है अफगानिस्तान। 103 रैंक में से सबसे निचली रैंक पर अफगानिस्तान के पासपोर्ट को रखा गया है। मतलब यह वर्तमान में दुनिया का सबसे खराब पासपोर्ट माना गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को 80 रैंक दी गई है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में त्रिनेत्र 2 अभियान चलाया गया है? त्रिनेत्र 2 अभियान भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में चलाया गया है। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जितनी भी आतंकवादी गतिविधियां होती है उन्हें रोकने के लिए और छुपे हुए आतंकवादियों का पता लगाने के लिए भारतीय सेना के द्वारा संयुक्त तलाशी और घेराबंदी अभियान त्रिनेत्र 2 को हाल ही में लॉन्च किया गया। त्रिनेत्र 2 के पहले देखिए भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वविनाश, ऑपरेशन काम डाउन और ऑपरेशन रंदोरी बहक भी चलाया गया है। इसके अलावा ऑपरेशन ऑल आउट को भी जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के द्वारा आतंकवादियों के सफाई के लिए चलाया गया था। तो इन सभी को याद रखिएगा। वर्तमान में कौन सा चल रहा है, तो यह है त्रिनेत्र 2, जो कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे के लिए भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला बार्ज LSAM-7 किसे सौंपा गया? तो देखिए पहले तो हम जान लेते हैं कि बार्ज क्या है। तो देखिए आप इसे एक छोटा जहाज समझ सकते हैं जिस पर भारतीय सेना के वेपन्स लगे होते हैं, मिसाइल लगी होती है, मशीन गन लगी होती है। एक युद्धपोत से दूसरे युद्धपोत तक अगर वेपन्स ले जाना है तो उसमें बार्ज काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। भारत का पहला बार्ज LSAM-7 को INS तुनीर पर हाल ही में स्थापित किया गया है। आंसर ए हो जाएगा। भारत सरकार की देखिए आत्मनिर्भर भारत नीति के तहत 8X मिसाइल और गोला बारूद बार्ज के निर्माण के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय का सिकोन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड विशाखापट्टनम के साथ कुछ समय पहले ही एक अनुबंध हुआ था और इसी के तहत भारत के पहले बार्ज LSAM-7 का निर्माण किया गया है, जिसे हाल ही में INS तुनीर पर लगाया गया है। सर्व महिला मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किस उपलक्ष्य में किया गया? तो हाल ही में देखिए सर्व महिला मोटरसाइकिल रैली का आयोजन कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में किया गया है। भारतीय सेना ने देखिए हाल ही में 24वें कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए नई दिल्ली से द्रास तक सेना के तीनों अंगों की सर्व महिला मोटरसाइकिल रैली को लॉन्च किया। भारत के सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने 18 जुलाई 2023 को नई दिल्ली के राष्ट्रीय समर स्मारक से सर्व महिला मोटरसाइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। आप सभी जानते हैं कि भारत में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के मध्य में 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था। लगभग 60 दिनों के बाद 26 जुलाई को हमने इस युद्ध को जीत लिया था। इसी उपलक्ष्य में भारत में कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में सर्व महिला मोटरसाइकिल रैली का आयोजन भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए इसके पहले भारत में इंडिया मैरीटाइम समिट के नाम से इसे आयोजित किया जाता था। इस साल ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जाने वाला है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 17 से 19 अक्टूबर 2023 तक ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, एशियन गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? एशियन गेम्स 2022 का आयोजन इस साल 2023 में चीन में किया जाने वाला है। चीन के हांगजू शहर में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक एशियन गेम्स 2022 का आयोजन किया जाएगा। इस साल ये देखिए 19वें एशियन गेम्स होने वाले हैं। इसके पहले 8वां संस्करण जो था वो 2018 में इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। 19वां संस्करण 2023 में चीन में आयोजित किया जाएगा और 20वां संस्करण 2026 में जापान में आयोजित किया जाने वाला है। एशिया के सभी एथलीटों के मध्य में होने वाला एशियाई गेम्स हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। 2023 में इसका 19वां संस्करण
चीन में आयोजित किया जाने वाला है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने 20 जुलाई 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया। आज की फैक्ट शीट में हम जो इंपॉर्टेंट डे डिस्कस कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे और सितंबर मंथ के सभी नेशनल और इंटरनेशनल डेज को यहाँ पर समझेंगे। पहला देखिए, 1 सितंबर को हर साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 2 सितंबर को हर साल विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 15 सितंबर को इंजीनियर डे के रूप में मनाया जाता है, 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के रूप में मनाया जाता है। 21 सितंबर को ही हर साल अल्जाइमर डे के रूप में भी मनाया जाता है। 22 सितंबर को कैंसर रोगियों के कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे के रूप में मनाया जाता है। 23 सितंबर को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है। 25 सितंबर को ही अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 सितंबर को विश्व गर्भ निरोधक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर, वर्ल्ड मैरीटाइम डे 28 सितंबर, वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 30 सितंबर और इसके अलावा वर्ल्ड रिवर डे सितंबर मंथ के 4th संडे को मनाया जाता है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, चांद पर पहला कदम किस दिन रखा गया था। नॉर्मली देखिए ये तो सभी को पता होता है कि चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि चांद पर पहला कदम किस दिन रखा गया था। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।